Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फोरम लर्निंग हिंदी। आज द हिंदू के एनालिसिस के लिए मैंने 4 टॉपिक्स लिए हैं। दो टॉपिक्स न्यूज आर्टिकल से हैं और 2 टॉपिक्स एडिटोरियल से हैं। पहला टॉपिक है, राहुल गांधी ने अपने डिफेमेशन केस में उसके अगेंस्ट अपील फाइल की है और वहां के कोर्ट ने, सूरत के कोर्ट ने उनका जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर दिया है। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर किसी भी सिटिंग एमपी या एमएलए को अगर 2 साल का सजा मिलता है, उसको कन्विक्ट किया जाता है, सेंटेंस मिलता है, तो उसके पास क्या और ऑप्शंस होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स, उसको भी हम देखेंगे। दूसरा टॉपिक है, चाइना और अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना सदर्न तिब्बत का हिस्सा बोलता है और बार बार, अब ये तीसरी बार हुआ है कि चाइना ने कुछ जगहों को रीनेम किया है। रीनेम किया है मतलब कि जिनको तिब्बतन या फिर चाइनीज लैंग्वेज में जो वर्ड्स हो सकते हैं, उस तरह से उनका नामकरण किया है। तीसरा टॉपिक है आज का, अगेन डिफेमेशन से रिलेटेड ही है कि डिफेमेशन कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए कितना बड़ा थ्रेट डिफेमेशन हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो आखिरी टॉपिक है आज का, आखिरी टॉपिक कार्बन एमिशंस को लेके कि देखिए आईपीसीसी ने भी रिपोर्ट दिया था, उसके बारे में अगर हम बात करें, आईपीसीसी ये कहता है कि 2030 तक जितनी भी कंट्रीज हैं उनको डीप कट इन एमिशंस करना पड़ेगा। जितने भी कार्बन एमिशंस हो रहे हैं उसमें डीप कट करना पड़ेगा, तभी जो टारगेट है 2.5 to 3 डिग्री सेल्सियस का जो ग्लोबल वार्मिंग को हमें लिमिट करना है, उस टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके ग्लोबल एमिशंस को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। जो भी कंटेंट है, कंटेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फोरम लर्निंग हिंदी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जाएं, इस कंटेंट को डाउनलोड कर लें। सिनॉप्टिकल फॉर्म में कंटेंट है, अननेसेसरी पॉइंट्स इसमें नहीं है, आगे रिवीजन के लिए ठीक रहेगा आपको। तो राहुल गांधी को 23 मार्च को सूरत के एक लोकल कोर्ट ने उनको डिफेमेशन केस में, यानी मानहानि के केस में, उनको सजा सुनाया था 2 साल का। तो सजा सुनाया था 2 साल का, केस क्या था? डिफेमेशन। देखिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट क्या कहता है कि अगर किसी को भी 2 साल या 2 साल से ज्यादा सजा होता है तो जितने दिन का सेंटेंस है उतने दिन तक वो डिस्क्वालीफाई रहेगा ही। अगर हम राहुल गांधी की बात करें, उनको 2 साल का सजा मिला है, 2 साल के लिए डिस्क्वालीफाई रहेंगे, प्लस 6 साल और के लिए डिस्क्वालीफाई करेंगे अगर इनका जो सजा है वो बरकरार रहता है तो। हालांकि एक लोकल कोर्ट ने सूरत की इनको सजा दिया था, इनके पास ऑप्शंस हैं, जो अपीलेट अथॉरिटी है वहां पे उस सेंटेंस के अगेंस्ट प्ली फाइल कर सकते हैं। और इन्होंने सूरत के कोर्ट में, वहां के अपीलेट अथॉरिटी में इन्होंने केस रिव्यू पिटीशन फाइल किया है। कोर्ट ने इनका जो सेंटेंस है, देखिए किसी भी केस में क्या होता है, किसी भी सजा मिलता है तो 2 एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है कन्विक्शन, मीन्स कि आपका जो दोष है, आपको दोषी करार दे दिया गया है कि आपने ये गलत काम किया है, ये साबित हो गया कोर्ट में। दूसरा है सेंटेंस, आपने जो जिस काम के लिए आपको दोषी पाया गया है उसके प्रोपोर्शनेट अमाउंट में आपको सेंटेंस दिया जाएगा। तो डिफेमेशन केस में जो मैक्सिमम डिफेमेशन केस कहां दिया गया, पहली बात देखिए आईपीसी का सेक्शन 499 है, जिसमें ये डिफाइन किया गया है कि डिफेमेशन होता कैसे है। फिर आईपीसी के 500 सेक्शन 500 में सजा की बात की गई है। तो 500 ये कहता है कि मैक्सिमम सजा जो है अप टू 2 इयर्स हो सकता है। देखिए, इंडिया में डिफेमेशन सिविल भी है, सिविल केस भी है और क्रिमिनल भी है। सिविल का मतलब ये होता है कि कोई आपसे कॉम्पनसेशन मांग सकता है, कोई कोर्ट में जा सकता है, ये कह सकता है कि इनके ऐसे कहने से मेरा मानहानि हुआ है, मेरे रेपुटेशन को क्षति पहुंची है, मुझे 10 करोड़ रुपए से कॉम्पनसेट किया जाए। उदाहरण के तौर पे अरविंद केजरीवाल वर्सेस अरुण जेटली। हालांकि अरविंद केजरीवाल को भी कई लोगों के साथ केस था, अरुण जेटली वाले केस में अरुण जेटली ने 10 करोड़ रुपए का डिफेमेशन फाइल किया था। वो सिविल केस था, लेकिन ये जो डिफेमेशन है ये क्रिमिनल केस है। ठीक है, तो क्रिमिनल केस में अप टू 2 इयर्स का सजा मिलता है। अब राहुल गांधी ने जब अपील फाइल किया है तो उसका सेंटेंस सस्पेंड हो गया है। जो कन्विक्शन है, कन्विक्शन सस्पेंड अभी नहीं हुआ है। वहां की कोर्ट ने 13 अप्रैल का डेट दिया है कन्विक्शन को पे दोबारा हियरिंग करने के लिए। ठीक है, अब बात यह है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 क्या कहता है। आरपीए का
आरपीए के कई सारे सेक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 11 में इंपॉर्टेंट होगा, जिसको हम एंड में देखेंगे। सेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर किसी को भी सजा मिलता है 2 साल या 2 साल से ज्यादा का, तो उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जिस डेट को सजा सुनाई जाएगी उसको, उसी डेट से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अगर 23 मार्च को राहुल गांधी को सेंटेंस मिला, तो 24 मार्च को लोकसभा ने नोटिफाई कर दिया कि इनकी जो वायनाड की सीट है, केरला में वायनाड की जो सीट है लोकसभा में, वो सीट वैकेंट हो चुकी है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे इमीडिएट होता है। पहले ऐसा नहीं था। आरपीए का जो अगला सेक्शन है, सेक्शन 4, ये कहता है कि अगर कोई भी सिटिंग एमपी या एमएलए है, अगर उसको सजा मिलता है, तो उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 3 महीने बाद ऑपरेट होगा, 3 महीने बाद वो इफेक्ट में आएगा। 3 महीने तक उसकी मेंबरशिप रहेगी, 3 महीने बाद उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये 3 महीने का प्रावधान क्यों रखा गया? 3 महीने का प्रावधान इसलिए रखा गया कि जो एमपी एमएलए है वो आगे फर्दर उसमें अपील फाइल कर सकता है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया है तो हाई कोर्ट में जा सकता है, लोकल कोर्ट ने किया है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है। अच्छा, ये अपील किस लिए है कि अगर वहां की जो अपीलेट अथॉरिटी है, अगर उस कॉन्विक्शन को, सेंटेंस को पे स्टे अगर उनको मिल गया, तो वो डिस्क्वालीफाई अब नहीं होंगे। उनका जो मेंबरशिप है वो कंटिन्यू रहेगा, आगे भी चुनाव लड़ भी सकते हैं जब तक उस पर फाइनल डिसाइड नहीं हो जाता। ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ 2013 में। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी सुनाया। काफी पॉपुलर केस है लिली थॉमस केस। लिली थॉमस केस में ये कहा गया कि देखें, लिली थॉमस में चैलेंज ये किया गया, जो डिस्क्वालिफिकेशन है ना, किसी को भी अगर कन्विक्शन होता है किसी भी क्रिमिनल केस में, जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए भी है, ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए, और जो लेजिस्लेचर्स हैं उनके लिए भी है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन था, जो डिस्क्वालिफिकेशन है ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए, कि अगर आपको किसी केस में सजा हो गया 2 साल का, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आप सिटिंग एमपी एमएलए नहीं है, लेकिन आप चुनाव नहीं लड़ सकते, और आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा वो इमीडिएट होगा। ठीक है। तो ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा वो इमीडिएट होगा, लेकिन अगर कोई सिटिंग एमपी एमएलए है, उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा वो आफ्टर 3 मंथ होगा। ठीक है। इसी ग्राउंड पे पिटीशन फाइल है सुप्रीम कोर्ट में कि ये फर्क क्यों, ऑर्डिनरी सिटीजन का जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा वो इमीडिएटली ऑपरेट इफेक्ट में आएगा, लेकिन जो लेजिस्लेचर है, सिटिंग एमपी एमएलए, उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 3 महीने बाद आएगा। तो कहीं ना कहीं जो राइट टू इक्वालिटी है हमारा अंडर आर्टिकल 14, उसका वायोलेशन है ये, पहला ग्राउंड। दूसरी बात ये कही गई उसमें कि आरपीए किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया। ये उसमें क्लेम किया गया कि पार्लियामेंट के पास सिर्फ ये अथॉरिटी है कि पार्लियामेंट एडिशनल ग्राउंड्स उसमें ऐड कर सकता है, इस ग्राउंड्स पे किसी सिटिंग एमपी एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया सकता है। पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो 3 महीने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन को एक्सटेंड करे, डिस्क्वालिफिकेशन को इफेक्ट में लाने से एक्सटेंड कर दे। और दोनों ही ग्राउंड पे एग्री किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 4 है उसको डिक्लेयर कर दिया अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसको नलिफाई कर दिया, स्टक डाउन कर दिया। अब अगर आरपीए का सेक्शन 4 स्टक डाउन होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, तो अब क्या होगा? जो 3 महीने का एडिशनल टाइम पीरियड था वो अब नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा वो अब इमीडिएट होगा। ठीक है। तो लिली थॉमस केस में जो कन्विक्शन के बाद जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा वो इमीडिएट होगा। कुछ इसमें इश्यूज थे अब, कि अगर मान लीजिए कि डिस्क्वालीफाई तो हो गया तुरंत, जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया है वो अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा, हायर कोर्ट के पास जाएगा। अगर उस कोर्ट ने जो सेंटेंस है और कन्विक्शन है दोनों को स्टे कर दिया, फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रहरी केस में इसको क्लैरिफाई किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस दिन उसको स्टे मिल जाएगा, उसी दिन से उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो रिवर्स हो जाएगा। तो अगर डिस्क्वालिफिकेशन रिवर्स हो जाएगा तो दोबारा चुनाव लड़ सकता है, या फिर अगर उस सीट पे, जिस सीट से उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो होता ये है कि अगर कोई सीट खाली हो गई है तो इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि 6 महीने के अंदर वहां पर चुनाव कराया जाए। 6 महीने ज्यादा कोई सीट खाली नहीं रह सकती। अगर 6 महीने के अंदर जनरल इलेक्शन होने वाला है तब तो ठीक है कि जनरल इलेक्शन के साथ ही वहां पर चुनाव होगा, अदरवाइज वहां पर बाई इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हायर कोर्ट कोई स्टे करता है कन्विक्शन और सेंटेंस, तो उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन वो रिवर्स हो जाएगा, और अगर सीट पे इलेक्शन नहीं हुआ है तो उसकी सीट उसको दोबारा मिल जाएगी। तो राहुल गांधी केस में उनका जो सेंटेंस है,
जो सजा है उसको स्टे कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जो जो कन्विक्शन है, जो दोष है उनके ऊपर, उस दोष को अभी सस्पेंड नहीं किया गया है, उस पर भी हियरिंग आगे होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर आगे चल के किसी को स्टे मिलता है उसके कन्विक्शन और सेंटेंस पे, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन रिवर्स हो सकता है। यही नहीं, इसके आगे एक और प्रावधान है इसमें कि अगर मान लीजिए कि कोई सजा काट लिया 2 साल का, अब क्या है कि उसको 6 साल का और डिस्क्वालीफाई है वो, तो जो डिस्क्वालिफाइड लेजिस्लेचर है, जो मेंबर है, फॉर्मर मेंबर इनफैक्ट, वो अब पिटीशन फाइल कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है गवर्नर से या प्रेसिडेंट से। अगर कोई एमएलए है तो गवर्नर से कर सकता है, अगर कोई एमपी है तो वो प्रेसिडेंट से कर सकता है। और क्या कर सकता है कि उसका जो 6 साल का डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड है उसको रिमूव कर दिया जाए या फिर कम कर दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन के पास ये अथॉरिटी है कि वो जो है जो रीजन रिकॉर्ड कर सकता है, मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी है कि वो रीजन रिकॉर्ड करेगा और वो जो सेंटेंस जो डिस्क्वालिफिकेशन है 6 साल के लिए, या तो 6 साल को कंप्लीटली हटा सकता है या फिर उसको कम कर सकता है। आपको मैं अगर एग्जांपल देके इस बात को समझाऊं, प्रेम सिंह तमांग, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, पीएस तमांग, ठीक है, इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, इनके ऊपर ग्राफ्ट केसेस थे, इनको सजा भी मिली थी, लेकिन इनको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने इनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको कम करके 13 महीने का कर दिया, 1 साल 1 महीने का, यानी कि जहां पे 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई थे, अभी सिर्फ 1 साल 1 महीने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन उनका रहेगा। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के पास भी अथॉरिटी है। देखें, यूपीएससी ने डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर क्वेश्चन पूछ चुका है कि डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस क्या है और किसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो उसके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो उसके पास पहला ऑप्शन ये है कि वो हायर अथॉरिटी के पास जाए, स्टे लाए कन्विक्शन पे और सेंटेंस पे, और अगर उसने सजा काट भी लिया, अगर जो 6 साल का डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड है उसको इलेक्शन कमीशन कम कर सकता है, प्रोवाइडेड कि सफिशिएंट रीजन दिए जाएं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये जो इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी है सिर्फ रेयर केसेस में इसको इस्तेमाल करना है, ये रूल नहीं होना चाहिए। रेयर और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन कमीशन उसको कम कर सकता है। तो ये थी बात हमारी डिस्क्वालिफिकेशन को लेके। दूसरा टॉपिक है चाइना से रिलेटेड। चाइना देखें, अगर ये बाउंड्री है इंडिया का, ठीक है, अगर ये बाउंड्री है ऐसे, तो यहां पे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, यहां पे तिब्बत है। चाइना पिछले 15 साल से काफी एग्रेसिव हो गया है, अलग अलग टेरिटरीज पे क्लेम करता है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, भूटान के कुछ रीजन्स हो, नेपाल के कुछ रीजन्स हो, साउथ चाइना सी हो, कजाकिस्तान का उसने 1% टेरिटरी ही ले लिया नेगोशिएट करके, एग्रीमेंट करके। कहने का मतलब यह है कि पिछले 15 सालों में जब से चाइना इकोनॉमिक और मिलिट्री एक बड़ा पावर बन के उभरा है, तब से इसके एग्रेसिव बिहेवियर्स हो गए हैं। और पिछले खासकर 15-10 सालों में जब से जी जिनपिंग पावर में आए हैं, तब से जो अरुणाचल प्रदेश का हमारा रीजन है उसको चाइना बोलता है पार्ट ऑफ सदर्न तिब्बत। तिब्बत को क्या बोलता है? तिब्बत को बोलता है जीजांग। इसने अपने अलग अलग नाम दे रखे हैं, हालांकि हिस्टोरिकल तिब्बत इसका हिस्सा नहीं रहा है। और जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है हमारा, उसको बोलता है जंगम रीजन। जंगम रीजन ये कहता है कि जो जंगम रीजन है ये हमारा हिस्सा है, हमारे सोवरेन राइट्स है, इस पे हम इनकी जगहों के नाम रख सकते हैं। इनफैक्ट चाइना ये क्लेम करता है कि इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश को इलीगली ऑक्युपाई किया, सो कॉल्ड जंगम रीजन को इलीगली ऑक्युपाई किया है, अपने नाम इंडिया ने दिए हैं। तो चाइना ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है, जंगम रीजन उसका हिस्सा है, और उसके पास सोवरेन राइट्स हैं, वहां के जो भी प्लेसेस हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, अर्बन हैबिटेशंस हैं, कोई रूरल हैबिटेशंस हैं, उसका नाम देना। तो चाइना ने ऐसा तीसरी बार किया है, 2017 में पहले कर चुका है, 2021 में कर चुका है, अभी फिर उसने नाम दिया है। लगभग 7 जगहों को उसने दोबारा से रीनेम किया, उनका नई तरीके से नामकरण किया है। उसमें 5 माउंटेन पिक्स हैं, 2 लैंड एरियाज हैं, 2 पॉपुलेटेड एरियाज हैं और 2 रिवर्स हैं। एक लैंड एरिया तो इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल के पास का ही है। तो यहां पे ये तीसरा लिस्ट है। 2017 में जब इसने किया तो 6 जगहों का नाम किया था, 2021 में जब किया था तो 15 जगहों का दोबारा से नाम किया था। अभी जो चाइना का मूव है,
चाइना की सिविल अफेयर्स मिनिस्ट्री सब काम करती है, और उनका उसके बाद गवर्नमेंट का अभी कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन देखिए चाइना किस आधार पे टेरिटोरियल क्लेम करता है। चाइना का अगर जो कॉमन आर्गुमेंट है किसी भी टेरिटरी की अगर बात की जाए, चाहे साउथ चाइना से की बात हो चाहे इंडियन टेरिटरी की बात हो, चाइना कहना यह है कि हमारा जो है इस पे ऐतिहासिक और प्रशासनिक आधार पे ये रीजन हमारा है। ऐतिहासिक रूप से चाइना का हिस्सा रहा है, प्रशासनिक रूप से भी उनका हिस्सा रहा है। इस कारण से वो अपना जो सॉवरेनिटी क्लेम करते हैं। हालांकि जो रियल इंटेंशन है उनका ये है जो नेबर्स है उनको दबा के रखें, उनको ह्यूमिलिएट करके रखें कि आपके अगेंस्ट वो स्टैंड न ले पाए। देखिए चाइना की स्ट्रेटजी है सलामी स्लाइसिंग, कि धीरे धीरे छोटा छोटा रीजन, किसी बड़े रीजन का छोटा छोटा हिस्सा बार बार चाइना क्लेम करेगा। एग्रेसिव पेट्रोलिंग होगी, वहां पे इनकर्शंस होंगे, उसको बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग। अच्छा, वो इनकर्शंस ऐसे होंगे, वो क्लेम ऐसा होगा कि आप मिलिटरली रिएक्ट उस पर नहीं कर सकते। तो जो मिलिट्री का थ्रेशोल्ड है उससे नीचे रह के चाइना ऑपरेट करता है, सलामी स्लाइसिंग का उसका जो डॉक्ट्राइन है उसको ऑपरेट करता है। तो अब चाइना ऐसा कर क्यों रहा है? चाइना इसलिए कर रहा है कि जो उसके टेरिटोरियल क्लेम्स हैं उसको और ज्यादा स्ट्रांग करना चाह रहा है। मतलब कि चाइना एक नैरेटिव बिल्डअप करना चाह रहा है कि ये हिस्टोरिकली चाइना का पार्ट रहा है जो कि इंडिया ने इलीगली ऑक्युपाई किया है, सो कॉल्ड इलीगली ऑक्युपाई किया है। अब दूसरी बात यह है कि कभी भी मामला इंटरनेशनल कोर्ट में कहीं जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट में कहीं जाता है तो चाइना ये क्लेम कर सकता है कि देखिए ये तो रीजन हमारा है, हमने इसका नाम भी रखा है, हिस्टोरिकली चाइना का हिस्सा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होगा, सॉवरेनिटी को लेकर जब कभी डिसएग्रीमेंट होगा, तो वहां पे चाइना अपना क्लेम स्ट्रांग रखने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो सॉवरेनिटी है, उसका वायलेशन है। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक टर्म्स की अगर हम बात करें तो ऐसा कहीं भी किसी भी रूल बुक में नहीं लिखा गया कि आप कल को एक सुबह उठें और दूसरी टेरिटरी पे आप क्लेम करना शुरू कर दें। इंडिया ने ये कहा है, इंडिया का रिएक्शन क्या है कि अरुणाचल प्रदेश हैज ऑलवेज एंड विल ऑलवेज बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दैट असाइनिंग नेम डज नॉट अल्टर दिस फैक्ट। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का एक हिस्सा रहा है, अटूट हिस्सा रहा है, और आप चाहे नाम कुछ भी रख ले, इस फैक्ट को आप बदल नहीं सकते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखें, चाइना चाहे कितना हो बड़ा पावर बन जाए, इतनी इंडिया भी एक बड़ा इकोनॉमिक मिलिट्री पावर है, चाइना की हैसियत नहीं है, चाइना कितना वो नहीं है कि वो अरुणाचल प्रदेश पे उसको मिलिट्रीली उसको ऑक्युपाई कर पाए। लेकिन ये सब किया जाता है नेगोशिएशंस में अपर हैंड लेने के लिए। अब देखें कैसे होता है, आपको मैं एग्जांपल दूं। एक रीजन है तवांग अरुणाचल प्रदेश में, जैसे कि अगर ये भूटान है, ठीक है, तो ये जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ये जो रीजन है ये तवांग का रीजन है। तवांग को लेके चाइना बहुत ही कंसर्न रहता है, क्योंकि तवांग जो तिब्बतन बुद्धिस्ट है, जिन्होंने हमेशा से रेजिस्ट किया है चाइना के ऑक्युपेशन को। तिब्बतन बुद्धिस्ट का जो सबसे सेकेंड लार्जेस्ट मोनास्ट्री तवांग में है। पहला लासा में जो तिब्बत का कैपिटल है, सबसे बड़ा मोनास्ट्री वहां पे है, वो चाइना के कंट्रोल में है। लेकिन तवांग का जो मोनास्ट्री है वो चाइना के कंट्रोल में नहीं, वो इंडिया के कंट्रोल में है। तो चाइना ने कई बार जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है उसमें इंडिकेट भी किया है कि अगर इंडिया तवांग को दे देता है वापस, और जो चाइना का ऑलरेडी ऑक्युपाइड रीजन है नॉर्थ वेस्ट लेह लद्दाख का, ठीक है, अगर उस पर इंडिया क्लेम छोड़ देता है तो और बाकी जगहों से जो चाइना है वो अपना क्लेम छोड़ देगा। इनफैक्ट वो मैकमोहन लाइन को भी इलीगल लाइन कहता है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश पर अपना पूरा सॉवरेनिटी दिखाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर नेगोशिएशंस होंगे उसमें एक अपर हैंड करने के लिए, एक नेगोशिएटिंग पॉइंट पैदा करने के लिए ये सब बातें, ये सब काम चाइना करता है। आप साउथ चाइना से भी देखें, वहां पे जबरदस्ती लैंड क्रिएट किया गया, उसको भर भर के मिट्टी से उनको नाम दिया गया। चाइना क्या कहता है कि जो साउथ चाइना सी में है, हिस्टोरिकली जो चाइनीज फिशरमैन हैं, जो चाइनीज मछुआरे हैं, वो मछली मारते रहे हैं, वो अपने आते जाते रहे हैं। तो जितने इलाके में जो चाइनीज फिशरमैन इस्तेमाल करते थे उस रीजन का, वो सारा हमारा है। तो कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी का अलग मैटर है। इनफैक्ट वहां पे तो जो फिलीपींस वगैरह है, उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी वायलेट करता है चाइना बार बार। इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने उसका अगेंस्ट डिसीजन भी सुनाया था फिलीपींस वाले केस में, लेकिन चाइना को इससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये बात थी। अब बात करते हैं डिफेमेशन लॉ के बारे में। डिफेमेशन लॉ का अगेन कॉन्टेक्स्ट वही है, राहुल गांधी वाला केस। डिफेमेशन के बारे में बात करेंगे। डिफेमेशन इंडिया में
सिविल केस भी है, क्रिमिनल केस भी है। सिविल केस की हम यहाँ पे क्रिमिनल केस की बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफेमेशन का मानहानि एक आपराधिक अपराध हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए। तो इंडिया में अगर देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इंडिया में डिफेमेशन आया कैसे, डिफेमेशन आया ही क्यों, अगर आया भी तो। देखिए, जो आईपीसी पहला बना था, आईपीसी कब बनाया गया था? 1860 में। किसने बनाया था? ब्रिटेन ने बनाया था। इसका मतलब यह है कि उससे पहले ब्रिटेन में ऑलरेडी कानून था। तो ब्रिटेन में कानून क्यों बनाया था डिफेमेशन का? देखिए, होता क्या था कि ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। समय के साथ जैसे जैसे समस्याएं आती हैं, वैसे वैसे नए नए कानून बनाए जाते हैं। तो होता क्या था कि एक्सक्यूज मी, कि अगर ब्रिटेन की सोसाइटी में कोई किसी के ऊपर आरोप लगाता था, उसको लेके लिटरली फाइट्स होती थी, लोगों के बीच में मारपीट होती थी, इसको बोलते हैं ड्यूएल, बोलते हैं पब्लिक ड्यूएल, ठीक है, ये होता था लोगों के बीच में। तो ये काफी एक बड़े पैमाने पे, मतलब कि एक तरह का क्राइसिस है सोसाइटी में कि लोग मारपीट कर रहे हैं, किसी ने किसी के ऊपर कुछ कह दिया, भले ही सही बात हो वो, लेकिन लोगों को बुरा लगता था, लोग मारपीट करते थे। तो सरकार ने वहां का ये कहा कि ऐसा करते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगाता है, अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगाता है, कोई भले ट्रुथ बात हो चाहे कोई एलिगेशन भी हो, तो आप इसको लेके कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट इसको उस कोर्ट में जो मामला, ये क्रिमिनल केस एज ए ट्रायल होगा इसका। मतलब कि क्या हो रहा है, यहां पे मारपीट हो रहा है, ठीक है, मारपीट अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें वायलेंस इन्वॉल्व है। तो वहां की सरकार ने कहा कि ऐसा करते हैं, इसको डिफेमेशन केस बना देते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो, आप इसको कोर्ट में लेके जाएं और कोर्ट इसको एज ए क्रिमिनल केस ट्राई करेगा। तो वहां पे जो मारपीट थी पब्लिक, वो बंद होनी शुरू होगी, कम होनी शुरू होगी। अब लोग कोर्ट में लेके जाते थे मामले को अपने, कोई किसी ने किसी को कुछ बात कह दी, चलो कोर्ट में वहीं पे फैसला होगा, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे कि ये मामला था 16th-17th सेंचुरी का ब्रिटेन का, और जब 19th सेंचुरी में ब्रिटेन ने आईपीसी बनाया यहाँ पे, तो इसको इंडिया में भी लेके चले आए, ठीक है। सेक्शन 499 जो कहता है कि अगर आप किसी शब्द का प्रयोग करते हैं या फिर कोई पिक्चर आप शो करते हैं जिससे कि किसी की प्रतिष्ठा का ठेस पहुंचता है, उसकी प्रतिष्ठा का वायोलेशन होता है, तो वो जो है कोर्ट में जा सकता है, प्रोवाइडेड कि ये साबित हो जाए कि ये जो आपने शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये आपने जानबूझकर किया, आपको पता था कि मैं इसका जो प्रतिष्ठा है, इसका जो पब्लिक इमेज है, उसको मैं डिफेम कर रहा हूं, ठीक है। ये है सेक्शन 499। सेक्शन 500 है जो सजा कहता है कि अगर आपको डिफेमेशन केस में पाया गया गिल्टी, आपको अप टू 2 इयर्स का सजा हो सकता है, ठीक है। इसको चैलेंज किया गया, सुब्रमण्यम स्वामी ने चैलेंज किया 2016 में, पहले चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में अपना फैसला सुनाया। तो चैलेंज किया गया कि इसको क्रिमिनल डिफेमेशन हटा दिया जाए, जो डिफेमेशन है इसको सिर्फ सिविल केस रखा जाए, इसको आपराधिक मानहानि हटा दिया जाए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ऐसा नहीं होगा, क्रिमिनल डिफेमेशन का जो संवैधानिकता है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, उसको एज इट इज मेंटेन रखा, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आर्गुमेंट्स दिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो रेपुटेशन है, जो लोगों का प्रतिष्ठा है, रेपुटेशन लोगों का फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। तो आपका अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका मौलिक अधिकार है, तो लोगों का राइट टू रेपुटेशन भी है। आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि किसी का जो रेपुटेशन है वो डिफेम हो जाए, पब्लिक जो इमेज है वो डिफेम हो जाए। आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 21 में अगर रेपुटेशन है, लोगों का फंडामेंटल अधिकार है, देखिए आर्टिकल 21 बात करता है पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट किया है ओवर टाइम, काफी बड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने राइट आर्टिकल 21 को, कई सारे राइट्स उसमें दिए गए हैं। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐड किया, जो रेपुटेशन है इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, और आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है अंडर आर्टिकल 19, इसको बैलेंस करना पड़ेगा रेपुटेशन से,
ठीक है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 19 है इसको सबड्यू कर दिया गया अंडर आर्टिकल 21। इट मींस कि जहां भी कॉन्फ्लिक्ट होगा आर्टिकल 21 में और आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 21 को प्रेफरेंस दिया जाएगा। देखें, आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 2 है, क्लॉज 2 में कई सारे ग्राउंड्स बताए गए हैं कि किस किस ग्राउंड्स पे जो किस किस ग्राउंड्स पे लिमिटेशंस लगाया सकते हैं आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। उसमें उसमें डिफेमेशन भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि देखें, यहां पे हमारा डिस्कशन ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को ओवर टाइम एक्सपेंड किया है, देखिए बहुत सारे पीआईएल्स फाइल हुए सुप्रीम कोर्ट में, और बार बार जब भी कुछ ऐसे केस आता है, कोई इंपॉर्टेंट पीआईएल आता है सुप्रीम कोर्ट में, तो आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ओवर टाइम एक्सपेंड करता गया है। तो आज के समय में आपको साफ पानी पीना भी आर्टिकल 21 के अंडर में आता है, क्लीन इन्वायरमेंट भी आर्टिकल 21 के अंडर में आता है, सफिशिएंट स्लीप भी आपके आर्टिकल 21 में आता है। तो होता क्या है कि देखें, आर्टिकल 21 में जो ऑब्लिगेशंस हैं वो स्टेट के ऊपर हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं है। मींस की जो पर्सनल, जो आपके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, इसको इंश्योर करना स्टेट की जिम्मेदारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का ध्यान नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिफेमेशन का जहां तक मामला है, अगर आर्टिकल 19 को सबड्यू कर दिया गया आर्टिकल 21 के अंडर में, तो अभी किसके अगेंस्ट ऑपरेट कर रहा है? इंडिविजुअल सिटीजन के अगेंस्ट हो गया है कि अब जो आम लोग हैं अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार का इस्तेमाल करके किसी के रेपुटेशन को वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए इसमें दो तीन बातें मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, उसका आप ठीक से समझें। पहली बात तो यह है कि स्टेट के अगेंस्ट है, आर्टिकल 21 में जो भी आपको अधिकार मिले हैं सिटीजन के अगेंस्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब भी आर्टिकल 21 की बात आएगी तो आर्टिकल 19 को सबड्यू कर दिया जाएगा। इनफैक्ट आर्टिकल 19 में जो आपके अधिकार है उनको कर्टेल कर दिया जाएगा, उनको कम कर दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि अभी तक क्या होता रहा है कि आर्टिकल 21 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने राइट्स बढ़ाया है, स्टेट के ऊपर और ज्यादा ऑब्लिगेशंस लाया है। लेकिन इसीलिए इसको बोला गया है कि जहां तक आर्टिकल 21 आर्टिकल 19 को सुप्रीम कोर्ट कर्टेल कर रहा है, इसी को बोला गया है डॉक्ट्रिन ऑफ डेथ बाय आर्टिकल 21, दैट आर्टिकल 21 इज यूज्ड टू कट डाउन फ्री स्पीच। तो आई होप कि मैंने क्लियर किया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा था इसमें, कि जो राइट टू रेपुटेशन है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है आर्टिकल 19 को आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को कम करने के लिए। पहला आर्गुमेंट। दूसरा आर्गुमेंट और ज्यादा कंट्रोवर्शियल था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी की बात की सुप्रीम कोर्ट ने, मींस की एक तरह से कह सकते हैं भाईचारा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी की बात की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रेटर्निटी और सोलिडारिटी को, भाईचारा और एकता को बचाने के लिए जरूरी यह है कि डिफेमेशन को क्रिमिनल डिफेमेशन रखा जाए। अब फ्रेटर्निटी कहां से सुप्रीम कोर्ट ने उठाया? देखिए, फ्रेटर्निटी जो टर्म यूज किया गया है ये प्रीएम्बल में है। ठीक है, ये प्रीएम्बल में है। प्रीएम्बल में कहां से आया है? अब देखें, फ्रेटर्निटी पर हमारा डिबेट जा रहा है। प्रीएम्बल में कहां से आया है? प्रीएम्बल में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया है। प्रीएम्बल में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रीएम्बल में लिया गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रेटर्निटी को एक तरह का रैलिंग क्राइज था। लोग फ्रेटर्निटी के मतलब कि जो स्टेट के अगेंस्ट वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो कुछ उनका कुछ आर्गुमेंट था, किसी ग्राउंड पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब जो है एक तरह का लोगों का नारा था। ठीक है, लोग एक समूह में आगे स्टेट का विरोध कर रहे थे इस तरह का नारा दे देके। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरह का एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और एक तरह का एक ये कह सकते हैं आपको कि यहां पे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात की गई प्रीएम्बल में। तो आप देखिए कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की अगर बात की गई, आप अगर डॉक्टर अंबेडकर के आर्गुमेंट्स आप देखें, तो फ्रेटर्निटी जो है, जो सिविल राइट्स आपको लिबर्टी में दिए गए हैं और इक्वलिटी में दिए गए हैं, तो फ्रेटर्निटी जो है इनको कॉम्प्लीमेंट करता है। आपका जो लिबर्टी है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है फ्रेटर्निटी। ठीक है, लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेटर्निटी का इस्तेमाल किया जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो लिबर्टी है, उसको कम करने के लिए। तो कहने का मतलब यहां पे ये है कि ये पहली बात है कि फ्रेटर्निटी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच को कम करने के लिए, लिमिट करने के लिए उसको, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल 19 में है, आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में सारे ग्राउंड्स दिए गए, किन किन ग्राउंड्स पर आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कम किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में कहीं भी फ्रेटर्निटी एक ग्राउंड नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिट करने के लिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी का ग्राउंड दिया, तो उसके काउंटर आर्गुमेंट से, पहला आर्गुमेंट ये है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में है ही नहीं,
दूसरा आर्गुमेंट ये है कि फ्रेटर्निटी का इस्तेमाल किया जा सकता है जो बाकी सिविल राइट्स है उनको और स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको और कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, ना कि उसको और कर्टेल करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ क्रिटिसिजम्स हैं जो क्रिमिनल डिफेमेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्गुमेंट्स दिए थे उसके। और इसमें एक और बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि अगर कोई ऑनेस्ट मिस्टेक करता है, किसी के मुंह से निकल गई कोई बात और उसके अगेंस्ट केस फाइल हो गया, तो किसी ने अगर मिस्टेक किया है तो क्या वो ग्राउंड हो सकता है कि उसको उसके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन ना लाया जाए? ऐसी कोई बात नहीं कहेगी। दूसरी बात यह है कि देखिए, डिफेमेशन जब ये क्रिमिनल हो जाएगा तो लोगों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। आप देखें कि अभी तक तो आम लोगों के ऊपर होता था, लेकिन अभी अगर पॉलिटिक्स में ऐसी बातें आ जाएं, जो नेता हैं, कई बार लीडर्स ने ये कहा है कि राजनीति के समय में जब जब चुनाव होता है, लोग भाषण देते हैं तो वाइड बॉल नो बॉल होते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कभी हमारा जो टंग वो स्लिप कर जाता है, कभी हम कुछ प्रॉमिस कर देते हैं, नहीं पूरा कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर पॉलिटिकल स्पीच कोई दे रहा है, उसके ऊपर डिफेमेशन का तलवार लटकता रहे, तो ये बहुत बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन डिफेमेशन को लेके, कैसे डिफेमेशन को एक क्रिमिनल एक्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसको सिविल रखना चाहिए कि अगर किसी को अगर डिफेम किया जाए, मामला कोर्ट में आए, तो ऐसा हो सकता है कि जो दोषी है वो माफी मांग ले, अपनी स्टेटमेंट को वापस ले ले, उसको करेक्ट कर ले, या फिर उसको एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट में कॉम्पनसेट किया जाए। ठीक है, इसको क्रिमिनल डिफेमेशन न रखा जाए। जो आज का चौथा और लास्ट टॉपिक के डिस्कशन के लिए वो है कार्बन प्राइसिंग को लेके, कि कैसे जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं उनको ऊपर कॉस्ट रखा जाए, उससे क्या होगा, कार्बन एमिशंस कम होंगे। अब कार्बन एमिशंस कम हमें क्यों करने हैं? देखें, आईपीसीसी का सिंथेसिस रिपोर्ट आया अभी हाल ही में ये रिपोर्ट रिलीज हुआ, और आईपीसीसी ने ये कहा कि अभी तक जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस तक हो चुकी है, और हम अभी जो एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं ऑलरेडी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका अनुभव हमें हो रहा है। आप देखें, पाकिस्तान का केस देख लें, पिछले पाकिस्तान का नियरली 1/3 हिस्सा ऑलमोस्ट तबाह हो गया था बारिश की वजह से, लोग परेशान हुए थे, फसल नुकसान हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्लाइमेटिक इवेंट्स एक्सट्रीम वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं। हीट वेव्स का आप देखिए, पिछले 10 साल में 4 बार से भी ज्यादा हीट वेव्स एक्सपीरियंस करने को मिला था। हालांकि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 10 साल में सिर्फ एक बार हीट वेव्स आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आईपीसीसी ने ये कहा है कि अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को 2.5 to 3 डिग्री सेल्सियस एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल अगर लिमिट करना है, तो डीप कट इन इमिशंस होने चाहिए। इनफैक्ट आईपीसीसी ने यह भी कहा है कि 2025 तक ही हमें अपना पीक अचीव करना होगा, उसके बाद हमें रिड्यूस करना होगा, और हमें 2030 तक हमें एक डीप कट इन इमिशंस लाना होगा, तभी जाके हम ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट कर पाएंगे। अच्छा, अब देखिए इसके प्रॉब्लम क्या है इमिशंस का। इमिशंस क्यों हो रहे हैं? जो कॉमन गुड्स हैं लाइक एयर, फॉरेस्ट, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो कॉमन गुड्स हैं, इनके ऊपर कुछ नेगेटिव इंप्लीकेशन होता है। इसका कोई कॉस्ट नहीं है। अगर कोई इंडस्ट्री एमिशंस कर रही है, ठीक है, तो पॉल्यूशन का कोई कॉस्ट नहीं है कि आप इतना पॉल्यूट कर रहे हो तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो फ्री हो, कितना पॉल्यूट कर लें, उसको सिर्फ प्रॉफिट के चक्कर में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएं और उसको पॉल्यूट करें। तो कहने का मतलब यह है कि जीडीपी ग्रोथ के लिए हमेशा जीडीपी ग्रोथ ही एक तरह से कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल है इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को लेके, और जब भी इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय किया गया है तो ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हुई हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है। अब क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे कार्बन एमिशंस को कम किया जाए? बेसिकली 3 तरीके हैं। पहला है कार्बन टैक्स, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए। दूसरा है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। और तीसरा है कि जितना भी गुड्स इंपोर्ट किया जा रहा है उसका जो भी कार्बन कंटेंट है, मतलब कि इंपोर्टेड गुड्स पे जो भी कार्बन कंटेंट है उसमें, उस कार्बन कंटेंट के बेसिस पे उस पे टैरिफ लगाया जाए। मतलब जिस तरह से कस्टम्स ड्यूटी लगता है उस तरह का कुछ उसमें कुछ एडिशनल उस पे टैक्स लगाया जाए, कार्बन टैक्स करके। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2 इंपॉर्टेंट है इसमें, डोमेस्टिक कार्बन टैक्स और एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। देखिए, डोमेस्टिक कार्बन टैक्स से क्या होगा? डोमेस्टिक कार्बन टैक्स का मतलब ये है कि कई सारे सेक्टर्स हैं, ठीक है, एक सेक्टर से कई सारे इंडस्ट्रीज हैं,
सबको ऊपर एक ये टैक्स लगाया जाए कि अगर आप लेट से 1 टन ऑफ CO2 इमिट करते हो, ठीक है, तो इससे आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट एक्स आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को एज ए टैक्स। अभी तक 46 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे कार्बन टैक्स है। इंडिया में भी एक नॉमिनल अमाउंट जरूर है जो कोल माइनिंग होती है, तो पर टन ऑफ कोल पे कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन बहुत ही नॉमिनल है और उससे ज्यादा कुछ इंपैक्ट पड़ता नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि 46 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे कि कार्बन टैक्स ऑलरेडी है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर, और अगर इनका एवरेज निकाला जाए कि इन्होंने पर टन ऑफ CO2 एमिशन लगभग $6 का टैक्स लगाया है, कार्बन टैक्स, ठीक है, $6 का टैक्स लगाया। लेकिन ये जिस प्रोपोर्शन में एमिशंस हो रहा है उस प्रोपोर्शन में टैक्स नहीं है अभी भी। IMF ने कुछ सुझाव दिए हैं, पर्टिकुलर जो लार्ज एमिटर्स है। लार्ज एमिटर्स कौन कौन है? सबसे बड़ा एमिटर चाइना है, फिर US है, थर्ड इंडिया है, लेकिन इंडिया एक डिस्टेंट थर्ड है। अगर हम US से कंपेयर करें तो जो पर कैपिटा एमिशन इंडिया का काफी कम है, कई गुना ज्यादा है US का इंडिया से पर कैपिटा एमिशन। हालांकि अगर वैसे हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन थर्ड पे आता है, लेकिन अगर इंडिविजुअल कंट्रीज की बात करें तो इंडिया थर्ड पे आता है। तो IMF ने कुछ सजेशंस दिए हैं। IMF ने ये कहा है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर कार्बन टैक्स लगाना है, US क्या करे कि US उसको $75 लगाए। ये क्या है? ये पर टन ऑफ CO2। चाइना कितना लगाए? $50। इंडिया कितना लगाए? $25 पर टन ऑफ CO2 एमिशंस। इससे क्या होगा? देखें, कार्बन टैक्स अगर लगाया जाएगा तो जो कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रीज है, वो कोशिश ये करेंगी कि हम कम से कम एमिट करें, या फिर हम अपने यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस लगाएं। उससे क्या होगा कि हमारा एमिशन कम होगा, और एमिशन कम होगा तो हमें टैक्सेस कम देने पड़ेंगे। IMF ने यह कहा कि अगर ऐसा होता है तो 23% तक जो ग्लोबल एमिशन है वो कम हो सकते हैं बाय द ईयर 2023, और बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है ये, ठीक है। लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी उसके बारे में आपको आगे मैं बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं। एडवांटेज पहला ये है कि जो क्लाइमेट को डैमेज है वो कम होगा, पहला फायदा है। दूसरी बात यह है कि एक एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए कार्बन टैक्स के चलते। तो इंडिया में जो कोल माइनिंग पे जो टैक्स लगता है उसका भी सिग्निफिकेंट अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है डिपॉजिट में। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सभी सेक्टर्स पे, सभी इंडस्ट्रीज पे कार्बन टैक्स लगाया जाए, अगर IMF कहता है $25 का, लेट से कि $25 लगाया जाए, तो एक बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट के पास इकट्ठा हो जाएगा। उस पैसे को फिर जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, जैसे कि जो क्लाइमेटिक इवेंट्स के चलते जो लोग प्रभावित होते हैं, जिससे लाइक फ्लडिंग हो गई, हीट वेव्स आ गई, ड्राउट आ गया, साइक्लोन आया, तो क्लाइमेट के चलते जो भी लोग उससे प्रभावित हैं उनके हेल्प के लिए, उनके एडेप्टेशन के लिए इस पैसे को खर्च किया जा सकता है, ठीक है। तो एडेप्टेशन में खर्च किया जा सकता है, मिटिगेशन में खर्च किया जा सकता है। तीसरा फायदा इसका यह है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। कंपनीज को लगेगा कि भाई जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनको ये लगेगा कि अगर हम $100 हम टैक्स दे रहे हैं, और जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अगर प्लांट लगाना है, सोलर प्लांट फॉर एग्जांपल अगर लाना है, अगर हमारा जो प्लांट है वो $70 में ही आ जाता है, $70 में अगर आ जाता है, तो बेटर है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से अपना जो पावर है उसको सोर्स करें, उसको लाएं, न कि हम $100 दें कार्बन टैक्स के तौर पे। ये उसके फायदे हैं, ठीक है। अब इसमें चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि अगर इंडिया में टैक्स लग जाता है, लेट से कि टैक्स लगता है किसी टॉयज पे, खिलौने पे, बच्चों के, इस पे टैक्स लग गया क्योंकि ये उसको बनाने में पॉल्यूशन हो रहा है, कार्बन एमिशन हो रहा है। इस पे लेट से गवर्नमेंट ने लगा दिया कि भाई आपको $25 देने हैं पर टन ऑफ CO2। अब होगा क्या कि कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया को, लेट से कि अगर वियतनाम इंडिया को टॉयज एक्सपोर्ट कर रहा है, वियतनाम से इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, तो होगा क्या कि जो वियतनाम के एक्सपोर्टर्स रहेंगे उनका एक कॉम्पिटिटिव एज हो जाएगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। जो इंडिया के डोमेस्टिक टॉयज मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उनका जो प्रोडक्ट है मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि ऑफकोर्स जो टैक्सेस वो लोग देंगे वो किससे लेंगे? फिर कंज्यूमर से ही लेंगे। जो प्राइसेस है वो इन्फ्लेट हो जाएगा उनका, तो कॉम्पिटिटिव एज नहीं रह पाएगा। और इसी कारण से मैं आपको एग्जांपल दूं,
ऑस्ट्रेलिया में कार्बन टैक्स लगा था। ऑस्ट्रेलिया में कार्बन टैक्स लगा था, लेकिन 2012 में 2 साल बाद ही उसको हटा लिया गया, जो नई गवर्नमेंट आई तो, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत था इंडस्ट्रीज की तरफ से। ठीक है, तो कार्बन टैक्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान इकोनॉमिक है। दूसरा सिस्टम है एनर्जी ट्रेडिंग सिस्टम। एनर्जी ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं इसको, कि एनर्जी ट्रेडिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो कार्बन एमिशंस है, या तो उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए, या तो उसको कम कर दिया जाए, या फिर उसको सिक्वेस्टर कर दिया जाए। अब देखिए कैसे होता है। एनर्जी एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो कंट्री एक अपना कार्बन बजट तैयार करती है कि हमको एक साल में इतना एमिशन करना है, और सेक्टर वाइज या फिर इंडस्ट्री वाइज जो यूनिट्स लगे हैं जो एमिशन करते हैं, उनको एक बजट एलोकेट होता है। तो अगर टॉयस इंडस्ट्री है, चाहे फिर आप देख लें कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, इसमें काफी ज्यादा एमिशंस होता है, कोल का यूज होता है इसमें। तो फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, इसका जो टारगेट है, इसको 5 टन का टारगेट दिया गया CO2 एमिट करने के लिए। टारगेट नहीं है, इनफैक्ट ये बजट है इसका, टारगेट गलत शब्द मैंने इस्तेमाल किया, ये इसका बजट है एमिट करने का। ठीक है, ऐसे ही एक और कोई कंपनी है, कोई और आयरन स्टील कंपनी है, ठीक है, उसको भी टारगेट दिया गया है 5 टन ऑफ CO2, बजट है कि 5 टन ऑफ CO2 एमिट कर सकता है। अब क्या होगा कि ये भी आयरन एंड स्टील ही है, ठीक है। अब क्या होगा कि अच्छा, अब ये है कि इससे आप ज्यादा इमिट नहीं कर सकते, या फिर जिससे ज्यादा आप इमिट करें तो आपको उसको कैसे कॉम्पनसेट करना है। ऐसा होगा कि देखिए कि लेट से कि इस इंडस्ट्री ने सेव किया अपना एमिशन, इसने 4 टन ही इमिट किया, इसने 6 टन इमिट किया, ठीक है। तो होगा क्या कि कार्बन क्रेडिट का इसमें ट्रेडिंग होता है। इसमें जो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है, जो ट्रेडिंग किसका होता है, ये ट्रेडिंग होता है कार्बन क्रेडिट का। तो कार्बन क्रेडिट का मतलब ये होता है कि 1 टन ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 कार्बन क्रेडिट। तो जिस इंडस्ट्री ने सिर्फ 4 टन ही इमिट किया, मींस कि 5 टन से 1 टन कम किया, उसके पास 1 कार्बन क्रेडिट है। और जिस इंडस्ट्री ने, जिसको 5 टन इमिट करना था, इसने 6 टन इमिट किया है, इसने 1 टन ज्यादा इमिट किया है। अच्छा, अब इसको ऑफसेट करना है, ऑफसेट मतलब कि बराबर करना है। तो क्या करेगा कि ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री से 1 कार्बन क्रेडिट खरीदेगा, 1 कार्बन क्रेडिट खरीदेगा, इसको पैसा देगा रिटर्न में, ठीक है। तो इसने अपना एनर्जी सेव किया, कार्बन क्रेडिट को बेच के पैसा भी बना लिया, प्रॉफिट भी कमा लिया, और इसका जो एमिशन है ये ऑफसेट हो गया। मीन्स की गवर्नमेंट जो टारगेट रखा था, जो बजट रखा था, वो उतना ही रहा, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं हुआ। तो ये जो खरीदना और बेचना होता है, ये फ्री प्लेटफॉर्म पे होता है। जिस तरह से BSE सेंसेक्स है, उस तरह से इनका भी प्राइसिंग होता है कि अगर डिमांड ज्यादा है तो कार्बन क्रेडिट्स का डिमांड का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, अगर डिमांड कम है तो जो प्राइस है वो घट जाएगा, ठीक है। तो जो एमिटर है, जो इसको ज्यादा एमिशन करना है, उसको खरीदना पड़ेगा कार्बन क्रेडिट। जो एनर्जी सेव करता है वो अपना बचा सकता है, कार्बन क्रेडिट बेच सकता है, उसके पास है। तो अब देखें, अगर इसने एक कार्बन क्रेडिट बेचा तो इस एनर्जी कैसे बचाई? या तो इसने कुछ एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स लगाए हों, या फिर जो कार्बन कैप्चर होता है, जहां से इमिट होता है, जो उनका फर्नेस होता है, वहां पे कुछ सिस्टम लगाया हो कि कार्बन को कैप्चर कर लिया जाए, या फिर इसने जो एनर्जी जो इसके पास आती है, वो इसने रिन्यूएबल एनर्जी से कुछ हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी से सोर्स करना शुरू कर दिया। तो ये कुछ कारण हो सकता है जिससे कि एनर्जी सेविंग यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हर कंट्री एक लिमिट सेट करती है, और फिर कार्बन जो है का ट्रेडिंग होता है, और 1 कार्बन क्रेडिट का 1 टन ऑफ CO2 एमिशन होता है। अच्छा, ये पहली बात, जो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है कहां पे लागू है? जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है यूरोपियन यूनियन में ये जो सिस्टम है, ये पिछले 2005 से ही यूरोपियन यूनियन में है, 2005 से ही। जो क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 में, उसने बात की क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में क्या होता था कि जो यहाँ पे एक कंपनी और 2 कंपनी ट्रेड कर रही हैं, ऐसे ही 2 कंट्रीज के बीच में, मतलब कि होता था कंपनीज के बीच में ही, लेकिन जो वेस्ट में कोई एमिटर है,
वो क्या करता था कि कोई प्रोजेक्ट लगाता था डेवलपिंग कंट्रीज में कि उस प्रोजेक्ट से एमिशन सब कम होंगे या फिर वो प्रोजेक्ट अब कम एमिट करेगा, तो फिर वहां से ऐसे ऑफसेट किया जाता था। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड ऑपरेट करता था, लेकिन अब सभी कंट्रीज डोमेस्टिकली एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम ला रही हैं, और सबसे ज्यादा पॉपुलर यूरोपियन यूनियन में, उसके बाद चाइना ने भी कुछ साल पहले लाया है। तो चाइना में भी एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम लागू है। इंडिया में भी बात की गई है। अब इंडिया में कहाँ बात की गई है? पार्लियामेंट, लोकसभा ने बिल पास किया 2022 के एंड में, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। इसमें बात की है कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम का। कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम की बात की गई है एनर्जी कंजर्वेशन बिल में। तो इंडिया में भी कार्बन मार्केट आने वाले समय में होगा, क्योंकि यहां पे भी गवर्नमेंट ऑफ सीरियस है कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम लाने के लिए। और तीसरा जो मैंने आपको उपाय बताया वो ये है कि इंपोर्ट, जो कार्बन कंटेंट है इंपोर्टेड गुड्स का, उस पर टैरिफ लगाया जाए। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन। कॉन्टेक्स्ट क्या था? आईपीसीसी का जो सिंथेसिस रिपोर्ट है उसमें हाईलाइट करके बात की गई, एम्फेसाइज करके, जो एमिशंस है उसमें डीप कट लाया जाए। तो एमिशंस में डीप कट कैसे लाया सकता है? कार्बन टैक्स से लाया सकता है, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम से लाया जाता है, इंपोर्टेड गुड्स पर जो कार्बन कंटेंट है उसके प्रोपोर्शनेट अमाउंट उस पर टैक्स लगाया जाए, जैसे कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, वैसे कार्बन एमिशन से उसको कम किया सकता है। तो ये था हमारा डिस्कशन आज के द हिंदू एनालिसिस में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।